हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जहां तक कल चला था उसका अगला टॉपिक आज लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी आ जाइए और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कल हमने क्या कर दिया था, अधिशोषण के अनुप्रयोग तक हो गया था। आज हम शुरू करते हैं एक अच्छा टॉपिक, एक नया टॉपिक है, उसी चैप्टर का है लेकिन एक नया टॉपिक है। उत्प्रेरण के बारे में आपने सुना होगा, उत्प्रेरक के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी को लेकर के आए हैं। अगला टॉपिक वही है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाइए, कॉपी और पेन के साथ आना, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रेजेंट होना ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। स्टार्ट करेंगे अच्छे टॉपिक ईश्वर का नाम लेकर के और अच्छे से उसे खत्म करेंगे। देखते हैं कहां तक आज होता है और उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि ये उत्प्रेरण रिएक्शन के ऊपर ज्यादा प्रभावित होता है। तो हो सकता है इसमें रिएक्शन ही आए ज्यादातर। इससे आपको एक चीज और अंदाजा लग जाएगा कि अभिक्रियाएं कैसे होती है, कौन किसके साथ क्रिया करता है, कब क्या बनाता है, क्यों बनाता है, इसका रीजन क्या है, कितनी जल्दी बनाता है, कितनी देर में बनाता है उत्पाद, ये सारी चीजें हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले सब लोग आ जाइए भाई। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, काफी लोग आ रहे हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे और किसी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देंगे हम, है ना। चलिए, अगर आ गए हैं तो फिर स्टार्ट करें। एक बार कमेंट कर देना स्टार्ट करें या फिर अभी रुके रहें। नहीं सर, स्टार्ट करिए सर। चलिए चलते हैं, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। लेकिन हम हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस। क्या, सबसे पहले कैटालिसिस हेडिंग डालेंगे हम और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज के सेशन में। उत्प्रेरण, आराम से हेडिंग डालिए, कोई जल्दबाजी नहीं। उत्प्रेरण, कैटालिसिस, इसको पढ़ते हैं लेकिन इसमें दो नाम आते हैं। क्या है, एक तो हमने उत्प्रेरण बोल दिया, एक उत्प्रेरक भी आता है ना, एक उत्प्रेरक भी आता है इसके अंतर्गत। तो बात करते हैं उन दोनों को, हम समझेंगे अलग अलग करके समझेंगे। परेशान नहीं होना है आपको, बस धैर्य पूर्वक बनाए रखना, मन लगा के रह देना, रुके रहना ध्यान पूर्वक। चलिए चले, जल्दी से बताओ, हो गया ठीक। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे चले। एक सवाल हमें पूछना था, वो तो हमने पूछा ही नहीं। क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से टकरा रही है? अगर अच्छे से जा रही है तो फिर चले, अगर अच्छे से जा रही है तो फिर ये भी बता देना, यहाँ जो लिखा हुआ बोर्ड पर उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस, वो आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अगर आपको अच्छे से एकदम क्लीन, एकदम अच्छे बेहतरीन तरीके से खूब साफ साफ दिख रहा है तो कहना कि हाँ सर क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए, यस सर, यस सर, चलो ठीक। अगर हो गया, सारी चीजें क्लियर हैं सर, क्लियर है तो आगे, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें। अब इसमें हमारे पास क्या, उत्प्रेरण एक नया टॉपिक है, समझ जाओ। इस उत्प्रेरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्प्रेरण के अंतर्गत उत्प्रेरक आता है। क्या, उत्प्रेरक आता है, सबसे पहले उत्प्रेरक आता है। यानी कि इसमें पहला पॉइंट उत्प्रेरक, आपने सुना होगा उत्प्रेरक है ना, कैटालिस्ट। क्या, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट, इसके बारे में देखते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक, तो ध्यान से सुनना। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना लें परंतु रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर दें या रासायनिक अभिक्रिया की वेग को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं और उस पूरी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। लेकिन उत्प्रेरण नहीं अभी कहेंगे हम, या तो दोनों साथ साथ लिख लो। चलो, ये दोनों साथ साथ लिख लो भाई, दोनों साथ साथ लिखो, मेरे हिसाब से ज्यादा से हो। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। चले, कैटालिस्ट और एंड कैटालिसिस, कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस, इसकी बात करते हैं। चलो, इसकी बात करते हैं क्या होता है ना।
इसकी बात करते हैं, क्या है कैटालिस्ट और क्या कैटालिसिस। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों चीज हम समझेंगे एक साथ। देखिए ध्यान से सुनना। मेरी यही आदत है कि मैं पहले बोलता हूं एक बार, फिर लिखता भी हूं और कहता हूं कि थोड़ा सा हिंट दूंगा, लेकिन पूरा हिंट देके चला जाता हूं, है ना। ठीक, क्या हुआ कि उत्प्रेरक हमारा जो होता है, देखिए ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व या यौगिक, है ना, या कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे। प्रभावित करने के दो केस हैं, या तो कम करेगा या तो ज्यादा करेगा। कम करेगा कब कब ज्यादा करेगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहां सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे कि वेग को प्रभावित कर रहा है अगर, तो उस तत्व को, उस यौगिक को, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। और वो जिस घटना, जो घटना चल रही है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरी तरह से बोलेंगे उत्प्रेरण, यानी कि उस घटना को बोलेंगे उत्प्रेरण जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो किसी के कारण। तो ध्यान से सुनो, अगर समझ में आया तो मैं लिखना चाहता हूं, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा सही है और सुनना कम पसंद है ना। तो यहां से देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भैया, ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ, चलो तत्व पदार्थ यौगिक सब लिख दो, ऐसा तत्व कामा पदार्थ या यौगिक, है ना, यौगिक जो अभिक्रिया में भाग ना ले, जो अभिक्रिया में भाग ना ले परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, क्या, ध्यान से सुना, बहुत आराम से बताएंगे, जल्दबाजी नहीं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, या रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया का वेग नहीं, तो ऐसे रहने दो, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित, वेग को यहां लिखो, वेग को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, उत्प्रेरक कहलाता है। क्या, उत्प्रेरक कहलाता, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, परेशान मत होना, कहलाता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया की इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया की इस घटना को, अभिक्रिया की इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ये बात ध्यान से सुनना, जहां मैंने नाम लिया, उत्प्रेरक, उत्प्रेरण अलग अलग है ना, ध्यान से सुनना, अलग अलग है। इसका रासायनिक अभिक्रिया हम दे रहे हैं, अभी जस्ट दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसकी चिंता मत करना। पोटेशियम क्लोराइड का नाम सुना होगा आपने, मैंगनीज डाइऑक्साइड का भी नाम सुना होगा, और उसको अपघटित कैसे करते हैं उसको बताते हैं। उसमें कौन हमारा क्या उत्प्रेरक होता है और कौन हमारा उत्प्रेरण है, किस प्रकार से किसको हम उत्प्रेरण बोलेंगे, वो चीज हम बताएंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, इसको पढ़ो ध्यानपूर्वक। अगर आपको समझ में आया तो फिर आगे बढ़ें। एक बार कमेंट कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया।
अगर आ गया भाई तो फिर आगे चले, आगे चले। जी सर, यस सर, नो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा देखिए ध्यान से सुनना, मैं फिर से बताता हूं। कोई अपक्रिया हो रही है, देखो महसूस करना, समझ लेना कि मैं अपने आप को, हमारे सामने कोई अपक्रिया चल रही है, कोई अपक्रिया आप करा रहे हो, दो लोगों को मिलाया आपने, मिलाने के बाद क्या देखा आपने कि एक पदार्थ जो है रासायनिक अपक्रिया में मिल नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है इसका अंदाजा आपको नहीं पता है। पहले क्या करो, नॉर्मल तौर पे एक अभिकारक है कोई, उसको अकेले अपघटित करो, मतलब उसको अकेले तोड़ो, किसी माध्यम से तोड़ो, उसका समय देखो कितने समय में वो टूट रहा है। अब क्या करो, उसी यौगिक के साथ किसी एक और पदार्थ को मिला दो। जब उसको मिलाओ तो वो पदार्थ ऐसा लगे कि इस रासायनिक इसके साथ क्रिया ना करे, यानी कि जब आपने उस पदार्थ को मिलाया दूसरे को पहले यौगिक के साथ, तो पहला यौगिक तो टूट रहा है लेकिन दूसरा यौगिक टूट नहीं रहा है, वैसे को वैसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और समय जब आपने देखा तो पहले से कम समय लगा या पहले से ज्यादा समय लगा, कुछ परिवर्तन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अपक्रिया तो हो रही थी, रासायनिक अपक्रिया हो रही थी, लेकिन समय का अंतर हो गया, यानी अपक्रिया का वेग प्रभावित हो गया सीधा सीधा। और अगर अपक्रिया का वेग प्रभावित हो गया तो समझ जाना किसके कारण हुआ, जिसको आपने मिलाया था, दूसरे बाद वाले तत्व को, बाद वाले यौगिक को जिसको आपने मिलाया था। अगर बाद वाले यौगिक को आपने मिलाया और उसके कारण अपक्रिया का वेग प्रभावित हुआ या अपक्रिया के पूर्ण होने में समय का परिवर्तन हुआ अगर, तो समझ जाना कि जो मिलाया है आपने ना, वो उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी उत्प्रेरक का काम किया। और जो पूरी घटना हुई है उसकी उपस्थिति में वो पूरी घटना, पूरी अपक्रिया उत्प्रेरण कहलाएगी, सीधा सीधा। अब मैं एग्जांपल के साथ करता हूं, चलो। आपने पोटेशियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, है ना? पोटेशियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, KClO3 सॉलिड है ये भी, है ना? पोटेशियम क्लोराइड का नाम सुना होगा आपने। तो पोटेशियम क्लोराइड, इसको नहीं, पोटेशियम क्लोराइड का नाम सुना जब आपने इसको ऐसे क्रिया कराया, ऐसे। अच्छा नहीं दिख रहा ना, तीर लगा दें, तीर लगा दें भाई, लो तीर लगा देते हैं। अच्छा दिखा, बढ़िया दिखा, कंप्यूटर महोदय भी कह रहा है मस्त है सर। देखिए ये हो गया, यानी कि हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड को एक बार पहली अपक्रिया, ध्यान से देखना, पहले इसको हमने तोड़ा तो KCl+O2 मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकला। लेकिन ये अपक्रिया जो हमारी हुई वो क्या हुई, मंद अपक्रिया, मंद गति से। किससे, मंद गति से, मतलब कि इसमें समय ज्यादा लगा। जब इसके साथ मैंने कुछ नहीं मिलाया, इसको केवल और केवल तोड़ा, ध्यान पूर्वक सुनना, केवल और केवल तोड़ा। अगले स्टेप में हमने वही यौगिक लिया, KClO3 ही लिया, और ध्यान से देखना, KClO3 लेने के बाद हमने अब की बार इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या किया हमने, मिला दिया, मतलब इनके साथ रख दिया इस अपक्रिया की उपस्थिति में, यानी इसकी उपस्थिति में हमको तोड़ना शुरू कर दिया हमने। तो क्या देखा हमने, तो क्या देखा कि ये भी उत्पाद तो वही बनेगा, ध्यान देना, ये उत्प्रेरक का एक गुण है, ये उत्पाद में परिवर्तन नहीं करेगा, केवल अपक्रिया के वेग में परिवर्तन करेगा। हो गया, बन गया, वही चीज बना। लेकिन जब हमने इसको देखा तो समय बहुत कम लगा, अर्थात तीव्र गति से हुआ। क्या, तीव्र गति से। क्या हुआ, तीव्र गति से। बताओ, इतने आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया जो। क्या दिखा कि एक बार हमने उस अपक्रिया को किया, तोड़ा तो कुछ समय लगा, अर्थात मंद गति से हुआ, धीरे धीरे हुआ। अगली बार उसी रिएक्शन को, उसी यौगिक को हमने तोड़ा, लेकिन इनको रख दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को रख दिया। इनको जैसे रखा वैसे ये जल्दी से टूट गया, अर्थात तीव्र हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा है वो उत्प्रेरक का काम कर दिया, और ये जो पूरी अपक्रिया है ना वो उत्प्रेरण का काम कर रही, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा भाई। यहां से मैं लिख दूं, कहो तो यहां मैं लिख दूं, ये उत्प्रेरक हमारा है। क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। इस बात को नोट कर लेना, समझ लेना, ये उत्प्रेरक है और ये पूरी घटना जो है उत्प्रेरण है। क्या, संपूर्ण घटना जो है आपकी उत्प्रेरण है। क्या, अब बताओ समझ में आया? जल्दी से
जल्दी से अब बताओ, समझ में आया? यस सर, आ गया होगा भाई, आ गया होगा, मुझे तो पता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से आ गया होगा। यस सर, स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसे बताते हैं क्या और है। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपके दिमाग में जितनी भी बातें घूम रही हो उसका हल अभी निकल जाएगा, सब कुछ निकलेगा। मैंने आपने देखा होगा, कहा होगा सर जी कभी कभी रिएक्शन तेज हो जाता है, कभी कम होता है, उत्प्रेरक के क्या क्या क्वालिटी होती है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होता है, सब बताएंगे। चिंता मत करो, धैर्य रखो, नोट करो पहले जल्दी से। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लेना ना भूले जल्दी से, जैसे हम बोलें तैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो भाई हट जाएं, अरे दूर हट जाएं, हमारा चेहरा मत लेना। हो गया? अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर आगे चले, है ना? अब देखिए उत्प्रेरक तो हमारे भाई कई तरह से काम करने की होती है क्वालिटी से। एक बार उत्प्रेरक को बांटा गया है और एक बार उत्प्रेरक की अवस्था के हिसाब से बांटा गया है। तो कैसे कैसे क्या किया गया उसको देखते हैं। आओ, स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे चलो, आगे चलो। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब उत्प्रेरक का वर्गीकरण करना है, लेकिन वर्गीकरण में हमें उत्प्रेरक की पहली बात तो उनके काम के आधार पे करेंगे। किसके? उनके काम के आधार पे। चलो उत्प्रेरक के काम के आधार पर, है ना, यानी उत्प्रेरकों का वर्गीकरण या उत्प्रेरकों के प्रकार। क्या? उत्प्रेरकों के प्रकार। क्या भैया? उत्प्रेरकों के प्रकार उनके क्या, उनके कार्य के आधार पर। चलो उनके कार्य के आधार। सबसे पहला हमने कहा उनके कार्य के आधार पर, बात को समझने की कोशिश करना। कार्य के आधार पर अब कहोगे सर जी कार्य क्या? अरे भाई उत्प्रेरक भी तो कार्य करता है दो तरह से, या तो अपक्रिया की वेग को तेज कर देगा या तो अपक्रिया की वेग को कम कर देगा। तो इसका रीजन आया ना, दो तरह से काम किया तो दो प्रकार का होगा, एक होगा धनात्मक एक होगा ऋणात्मक, यानी धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसी घटना को धनात्मक उत्प्रेरण भी कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण भी कह सकते हैं। तो आ जाओ, उत्प्रेरक को हमने कहा तो पहले धनात्मक उत्प्रेरक। क्या? पहला हेडिंग नंबर एक, एक काम करो ऐसे करो, है ना, और इनको इधर कर दो, और क्या, चल भैया तू बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। ये हुआ, इतना किया। दोनों को हम अलग अलग करके बांट रहे हैं भैया, दो प्रकार के हैं तो दोनों को हम अलग अलग करके क्या कर देंगे, बांट देंगे, है ना, और कुछ नहीं करना, बांट देंगे। सबसे पहला क्या? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या? धनात्मक उत्प्रेरक। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, चिंता मत करना। धनात्मक उत्प्रेरक। और दूसरा नंबर क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब कहोगे सर जी ये क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर आपने पहले ही मेरी आवाज को अच्छे सुना होगा ना, मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है ना। शुरुआत में ही हमने बोल दिया कि उत्प्रेरक हमारा जो होता है रासायनिक अपक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, या तो रासायनिक अपक्रिया के वेग को तेज कर देता है या तो कम कर देता है। तो जब वेग को तेज करता है कम करता है तो समझ जाओ, अगर तेज कर रहा है तो प्लस में जा रहे हैं हम तो धनात्मक उत्प्रेरक होगा, अगर कम कर रहा है तो हम माइनस में आ रहे हैं, इसका अंदर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। यही ना, बस और कुछ नहीं भाई, एकदम आसान, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। चलो देखते हैं। अगर बात की जाए इसकी डिफिनीशन की तो मुझे लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मुझे लिखना पड़ेगा, एक बार कमेंट करो। अगर लिखना पड़ेगा तो लिख देंगे भाई, नहीं लिखना पड़ेगा तो चले जाएंगे आगे, आगे चलेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल तो बताएंगे ही, एग्जाम्पल बताएंगे आपके बिना कहने से, है ना, बिना कहे हम एग्जाम्पल बताएंगे, चिंता नहीं करना, आप चिंता नहीं करना है ना।
हो गया। हाँ चलो देखते हैं, यहां से हम क्या लिखेंगे, वे पदार्थ, चलो लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं वे पदार्थ जो स्वयं स्वयं रासायनिक अभिक्रिया, स्वयं रासायनिक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोला मैंने, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, परंतु परंतु रासायनिक अभिक्रिया की वेग को, परंतु रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या बोला मैंने, बढ़ा देते हैं, है ना, हो गया, बढ़ा देते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ध्यान से सुनना, वही पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ जाता है, कम नहीं होगा, पहले कम था लेकिन बाद में ज्यादा हो जाएगा, बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक उत्प्रेरक कहलाते हैं, कहलाते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं, बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे, पहले आप इसकी थ्योरी देख लो। ये हो गया, उसके बाद अगला जो है देखते हैं, अगला क्या है, मैं बॉर्डर लगा दूं ताकि दोनों आपस में झगड़ा ना करें। हो गया, यहां से अब इसको मैं यहां से लिखूंगा, बाकी चीजों को मैं यहां से लिखूंगा, इनकी डिफिनीशन यहां से शुरू होगी। हो गया, अब जरा ध्यान से देखना, पहले तो इसका डिफिनीशन मैं बता दिया भाई, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है तो भाई क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। और अगर उत्प्रेरण की बात कर जाए, धनात्मक उत्प्रेरण अगर कोई पूछ ले तो यही बोल देना कि इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हम देते हैं, परेशान मत होना, ढेर सारे एग्जाम्पल। इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन तो खुद ब खुद लिख लोगे, ऐसे लिखोगे ना, वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, परंतु उस अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। लिख ले जाओगे कि नहीं लिख ले जाओगे, अगर लिख ले जाओगे तो मैं आगे चलता हूं, मैं यहां लिख दूंगा, यह परिभाषा आप लिखोगे, चलो यह परिभाषा आप लिखोगे, मैं आदेश देता हूं, है ना, साइन ऑफ क्वेश्चन, अरे सॉरी, साइन ऑफ क्वेश्चन में आप लिखोगे, है ना, आप लिखोगे, एकदम कंफर्म है, लिखना है आपको। हो गया, किसे, इसी के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं अगली स्लाइड में, क्योंकि यहां जगह कम है। एग्जांपल जरूरी है, एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो आपको देते हैं, हम एग्जांपल बताते हैं, चिंता नहीं करना, आपको धैर्य बना के बैठे रहना बस। हो गया, अगर सब कुछ हो गया तो फिर आगे चलें, आगे चलें जी सर, अगर हो गया सब कुछ तो आगे चलें, आगे, हाँ सर ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इसी के आधार पर उसका डिफिनेशन लिखना, बस यही लिख देना, क्या, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, बस इतने लिखना है, यहां घटा देता है, यहां ऋणात्मक लिख देना, सब कुछ सही हो जाएगा। चलो अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल मैं दोनों का दूं, हाँ सर दोनों का दे दिए, एक साथ दूं, चलो एक साथ दे देता हूं, आधा बोर्ड यही है ना, आधा बोर्ड यही है ना, तिरछी लाइन है, सीधी लाइन हो गई, हो गया सीधा, हाँ सर हो गया, ठीक। अब देखते हैं एग्जाम्पल हम देते हैं,
यहां से हम लिख देंगे क्या, धनात्मक उत्प्रेरण यानी पॉजिटिव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। यहां से क्या, निगेटिव उत्प्रेरक। काम के आधार पे ये हो रहा है वर्गीकरण, ध्यान देना। मैं दोनों का एग्जाम्पल लिखता हूं, दोनों का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल रिएक्शन की तरह। सबसे पहला एग्जाम्पल यही आपका है कि पोटेशियम क्लोरेट है ना को अगर हम अपघटित कर रहे थे तो KCl और प्लस O2 बैलेंस कर देना, इस बात को ध्यान देना। ये क्या होता था, मंद होता था, होता था। लेकिन अगर हमने इसमें KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में क्या मिला दिया, MaNO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और जैसे ही मिलाया वैसे हमारा क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, वैसे हमारा क्या हो गया, KCl बना और O2 बना, लेकिन यहां क्या आ गया, तीव्र आ गया। इस बात को अभी अभी आपने पढ़ा था, तीव्र आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये उत्प्रेरक हमारा हुआ, क्या ये उत्प्रेरक, ये कैसा हुआ, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या हुआ, धनात्मक उत्प्रेरक। यहां से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः MaNO2 है ना एक धनात्मक उत्प्रेरक है। क्या, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है, बस। और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? और एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल देते हैं, परेशान मत होना। आपको ये बात समझ में आई, आ गई? जी सर आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं अगर हमारा HCl की क्रिया O2 के साथ कराई जाए तो फिर क्या होता है, देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। क्लोरीन का निर्माण जैसे होता है डीकेन विधि में। यहां से हम, और अगला एग्जाम्पल, यहां से अगला एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। यहां से अगला एग्जाम्पल अगर बात की जाए, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर। यानी किसकी, HCl की क्रिया ऑक्सीजन के साथ अगर कराते हैं तो हमें H2O और Cl2 गैस निकलती है? Cl2 गैस प्राप्त होती है। ये क्या होता है, मंद होता है। ये भी क्या होता है, मंद होता है। लेकिन अगर इसी में हम क्यूप्रिक क्लोराइड मिला दें, क्यूप्रिक की क्यूप्रस, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड अगर मिला देते हैं तो वो अपक्रिया काफी जल्दी हो जाती है। ध्यान से देखना, यहां से यही रिएक्शन क्या हुआ, अगर हम HCl में मतलब O2 के साथ क्रिया हो रहा है, लेकिन इसके साथ हम कुछ कलाकारी कर देते हैं। कहने का मतलब है कि यहां क्या मिला देते हैं, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड मिला देते हैं, और जैसे ही मिलाते हैं वैसे हमारे पास फिर आता तो है वही चीज, लेकिन ये क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। क्या होता है, तीव्र हो जाता है। बात समझ में आई? अब यहां जो CuCl2 हमारा है वो भी क्या है, उत्प्रेरक का काम करेगा, लेकिन किसका, धनात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि इसके मिलाने से अपक्रिया का वेग बढ़ गया, बहुत जल्दी समय में अपक्रिया पूर्ण हो गई। अच्छा, ये अपक्रिया जानते हो, डीकेन विधि है, क्लोरीन बनाने की डीकेन विधि, क्लोरीन बनाने की डीकेन विधि है, इस बात को नोट कर लेना। क्लोरीन बनाने की डीकेन विधि है ना, यानी डीकेन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण, इस बात को समझना। डीकेन विधि है, इसको कहीं आप अपने कोने में लिख लेना, डीकेन विधि। डीकेन विधि से क्लोरीन जो बनाया जाता है, कभी आपसे पूछ लिया कि डीकेन विधि में क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोल देना कि यस सर हम जानते हैं। क्या, HCl की क्रिया ऑक्सीजन के साथ अगर कराते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है, यही बोल देना। क्लियर, आ गया? चलो आगे चलें, और एग्जाम्पल दें, जल्दी बताओ। 3 एग्जाम्पल दे दें क्या? जी सर 3 एग्जाम्पल दे दीजिए सर, 3 शुभ होता है। हाँ 300, हाँ बैलेंस करने ला, इसको संतुलित करना। ये मत सोचना कि संतुलित नहीं करेंगे, संतुलित करना आपको कक्षा 9 से ही बताया गया होगा, और आप तो 12 के बच्चे हैं, कक्षा 11 में बहुत बताया गया होगा। सेकंड चैप्टर जो आपका होता है रेडॉक्स अपक्रिया, उसको पढ़ा होगा आपने, उसमें तो बहुत कुछ बताया गया। चलो तो संतुलित कर लेना, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं करूंगा तो कहोगे सर जी जानते हैं हम तो काका झूठे परेशान हो रहे हैं, तो हम परेशान नहीं होंगे। अगला जो आपका एग्जाम्पल और अगर देना चाहते हैं तो क्या होगा, है ना,
और एग्जाम्पल क्या होगा भाई, क्या होगा, कर दें। अच्छा, एक वनस्पति घी वाला सुने होंगे आप लोग। वनस्पति तेल की क्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है निकेल की उपस्थिति में तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। उसका सूत्र नहीं होता है लेकिन कराया जाता है। तो ध्यान से सुनो, यहां से हम घी प्राप्त करेंगे। क्या? घी प्राप्त करेंगे। आ जाओ, क्या हुआ? अगला एग्जाम्पल, तीसरा। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है ना, और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं वनस्पति तेल। वनस्पति तेल की क्रिया यदि हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है वैसे न्यूट्रल, तो वनस्पति घी बनता है। बाबा रामदेव वाला वनस्पति घी हो गया। ये क्या होता है? मंद होता है ना, ये मंद होता है। लेकिन अगर ध्यान से सुनना, अगर हम क्या करते हैं, वनस्पति तेल की क्रिया किसके साथ? H2 के साथ कराते हैं, लेकिन यहां एक लोग को मैं रख देता हूं। क्या रखता हूं? निकिल के साथ, निकिल की उत्प्रेरक के साथ, यानी निकिल की उपस्थिति में। तो जब निकिल की उपस्थिति में करते हैं तो वनस्पति घी बनता है। क्या? वनस्पति घी बनता है, लेकिन ये कैसा होता है? तीव्र होता है। मतलब कहने का मतलब काफी तेजी से रिएक्शन ये होता है। तो यहां जो निकिल हमारा आया वो किसका काम किया? धनात्मक उत्प्रेरक का काम किया ना। अब इधर आ जाओ, अब ऋणात्मक उत्प्रेरक पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन ऋणात्मक उत्प्रेरक कैसा है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई तो एक बार कमेंट कर देना, यस सर आ गया, नो सर नहीं आया, ऐसे भी कर देना, ऐसी बात नहीं, डरना मत। अगर आपको आ गया है तो फिर आगे चलते हैं। आ गया? चले? हाँ सर चलिए चलते हैं। अगर आ गया समझ में तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम अगला ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। अभी तक क्या था? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, और इसके हिसाब से आपने पूरी तरह से जान गया। इसमें दो रिएक्शन आपने पढ़ लिया। यानी आप एक चीज और अंदाजा लगा लेना कि भाई अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम तोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा भाई? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब आपसे यही पूछ ले कि पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, ये बोल सकते हैं ना। हाँ, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये छोड़ दिया, ये लिखा, ये लिखा, ये छोड़ दिया, रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए कह दिया कभी कभार। आगे फिर कह दिया कि अगर इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है, यहां लिख दिया तीव्र, इसको जगह छोड़ दिया। कहा यहां क्या रहेगा भैया, कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप ऐसे लिख सकते हो, पढ़े हो तब समझ जाओगे, है ना। ध्यानपूर्वक इस सवाल को, जितने इसमें टर्म है उतने टर्म यानी उतने पदों में क्या न्यूमेरिकल बनाना। आप 1 2 3 3 प्रकार से न्यूमेरिकल बनेगा। 1 2 3 4 4 प्रकार से न्यूमेरिकल बनेगा। ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लाइन लिखी है उसको तोड़ना जान जाओ, और जिस दिन तोड़ना जान जाओगे उस दिन फोड़ना भी जान जाओगे। वही बात तो है, अरे तोड़ना फोड़ना तो एक है यार, चिंता ना करो, लेकिन सवाल को समझ जाओगे तो लिख ले जाओगे ऑटोमेटिक प्रश्न आंसर। यहां से क्या हुआ? ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं किसकी? ऋणात्मक उत्प्रेरक की। ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है? बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं? कम कर देते हैं। उनका काम वही है, घटाना, कम कर देते हैं, जिसके कारण बोलेंगे उस अभिक्रिया को क्या क्या बोलेंगे? यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरण होगा, और जो घटाता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। सोडियम सल्फाइड का नाम सुना होगा ना आपने। इसका एग्जांपल यहां से शुरू होता है और रिएक्शन यहीं बगल में शुरू होता है। सोडियम सल्फाइड का नाम सुना होगा आपने। हाँ सर सुना होगा हमने, सोडियम सल्फाइड का नाम, है ना। तो सोडियम सल्फाइड की क्रिया जब भैया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो सोडियम सल्फेट बनता है। आ जाओ, क्या? सोडियम सल्फाइड Na2SO3 जब ऑक्सीजन के साथ कराई गई, खाली सादा, किसी के साथ नहीं, तो सोडियम, मैं क्या लिख दिया यार, सोडियम सल्फेट, क्या? Na2SO4, ये क्या बना? सोडियम सल्फेट बना, लेकिन तीव्र तेजी से, मतलब तेजी से बना, है ना। क्या? तीव्र से। वहां बगल में लिखा है तीव्र, ध्यान देना, तीव्र से, यहां कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में
इसी रिएक्शन में क्या भैया, क्या सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते समय उसी रिएक्शन में हमने क्या कर दिया, एल्कोहल मिला दिया। क्या, एल्कोहल मिला दिया। आप कहोगे सर जी कौन सा एल्कोहल, तो ज्यादातर एथिल एल्कोहल, चिंता मत करो, है ना। क्या होता है, एथिल एल्कोहल ही होता है। हो गया। अगर एथिल एल्कोहल को मिलाते हैं तो फिर क्या होगा, वैसे तो एल्कोहल लिखा जाता है लेकिन एथिल एल्कोहल लिख सकते हो, और नहीं तो समझने के लिए एल्कोहल सिर्फ लिखो, एल्कोहल को हम मिला दिए, और जैसे हमने मिलाया वैसे उत्पाद तो वही बना। बार बार इस बात को ध्यान में रखना, किसी के मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस इतने से फर्क है कि थोड़ा सा तेज हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, आपकी बार मंद आ गया। क्या हो गया, मंद हो गया, कम हो गया, यानी कि स्लो हो गया। अर्थात ये अभिक्रिया क्या है, तीव्र है ना, और ये अभिक्रिया क्या है, मंद है। चलो मैं यहाँ लिख दिया, समझ गए ना, मंद है। यानी मंद हुआ तो क्या हुआ, कम हुआ। सोडियम सल्फाइड अभी तक ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फेट बना रहा था। अब हमारे पास अगर सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकृत कर रहे हैं लेकिन अल्कोहल की उपस्थिति में, तो वो हमारा क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट ही बना रहा है, लेकिन स्लो बना रहा है, धीरे बना रहा है। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या, कम हो गई। उत्प्रेरक का काम यही है। उत्प्रेरक को अगर आप व्यापारिक क्या गांव की भाषा में समझना चाहते हो, समझ जाओ। दो लोग झगड़ा करते हैं जब ना, तो तीसरा जब आता है ना, तो तीसरा क्या करता है, या तो झगड़े को शांत करेगा या तो झगड़े को तेज करेगा। दो काम करेगा, कुछ भी कर सकता है, या तो झगड़े को तेज कर देगा या तो झगड़े को शांत कर देगा। अगर अच्छा इंसान है, समझदार इंसान है, तो कहेगा भैया झगड़ा ना करो, शांत हो जाओ, झगड़े को शांत करेगा। लेकिन अगर मजा लेने वाला इंसान है, मजाकिया, तो क्या कहेगा जानते हो, इनके कान में थोड़ा सा फूंकेगा, इनके कान में थोड़ा सा फूंकेगा, या तो ऐसी बात बोलेगा कि दोनों उत्तेजित होंगे, है ना, उत्तेजित होंगे, उत्तेजित करेगा और उत्तेजित करके उस झगड़े को और तेज करेगा। उसके बाद बगल में अपना क्या होगा, बाद में साइड हो जाएगा, भैया तुम लोग करो, हम नहीं जानते, ऐसे कहेगा। तो ये होता है, ये होता है ना, हाँ होता है सर, बिल्कुल होता है। गांव में हमने देखा कि दो व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आकर के आग डालने, यानी कि और उसमें घी डाल देता है। आग लगी है, घी डाल के और जलाने की कोशिश कर देता है। चलो लड़ो जलो, हमको क्या करना, हम तो देखेंगे, मजा आता है हमको। तो ऐसे ये है, ऐसे ये लोग हैं, उत्प्रेरक ऐसे हैं, मतलब झगड़ा कराएंगे, हाथ पैर तोड़वाएंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगा। बस कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हाथ पैर तोड़वाने के लिए रोक देता है, बाद में तोड़ा जाता है, 1 महीना 2 महीना बाद स्लो कर दिया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो कहता है तुरंत उठाओ लाठी, तुरंत तोड़ो, तुरंत मार के खोपड़ी फोड़ दूं, है ना। तो ये होता है। अब हेरा फेरी की डायलॉग मत याद करना, बाबू भाई खोपड़ी तोड़ दे बाबा, इसकी खोपड़ी तोड़। तो खोपड़ी नहीं अभी तोड़ना, अभी हमको क्या रिएक्शन पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे आपके पास उत्प्रेरक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, उत्पाद की परिवर्तन नहीं करते, यानी उत्पाद जो बनता है दोनों में वही बनेगा। देखा होगा आपने, हर केस में उत्पाद जो बनता आ रहा है वो दोनों में सेम बनता आ रहा है, बस इनके बगल में मैं तीव्र और मंद लिखता जा रहा हूं, बस इतने सा फर्क है। तो क्या हुआ, ऐसे यहां भी उत्पाद वही रहेगा, लेकिन जो करने की दर होगी, बनने की दर होगी, बनने का जो समय होगा वो कम और ज्यादा होगा, बस इतने बार। इसी हिसाब से उनको अंतर किया गया है। अब होता है समय का अंतर तो इन्हीं के कारण होता है, किसके, उत्प्रेरक के कारण होता है। ये हो गया, समझ में आया। आप बताओ, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट अभी नहीं लोगे, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चलें। हाँ सर आ गया, तो सर समझ में अच्छे से आ गया है ना। चलिए अगर आ गया तो फिर आगे चलें। चलो एक रिएक्शन और लिख लो, एक रिएक्शन, हाँ एक रिएक्शन और लिख लो, सेकंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम कुछ इस तरह से, क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हो ना, सुने हो कि नहीं सुने, सुने। ऑक्सीजन का नाम सुने हो। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में जब आता है तो क्या बनाता है, फास्फीन गैस बनाता है। अत्यंत विषैली गैस होती है, बहुत जहरीली गैस होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को क्या खुला या सफेद बोतल में नहीं रखा जाता है, उसे नीली बोतल में रखा जाता है। इसका रीजन यही है कि प्रकाश की उपस्थिति में वो क्रिया कर लेता है भैया, और क्रिया कर करके वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, जहरीली गैस बनाता है, विषैली गैस बनाता है, फास्फीन, जिसे सूंघने से इंसान बेहोश नहीं मर जाएगा। क्लोरोफॉर्म सूंघे तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन उसे सूंघ लोगे तो खत्म हो जाओगे। देखो ट्राई मत करना गधे, लैब में रखा रहता है। आ जाओ, क्या हुआ,
हुआ है ClCH Cl3, यही क्लोरोफॉर्म है ना? हाँ सर यही सूत्र है, यही है, शायद मैंने भी देखा। ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, नॉर्मल, किसी की उपस्थिति नहीं थी, अकेले कर रहा था, जब मन तब करता गया, क्या बना दिया? CO, ए भाई ए भाई क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि COCl2, कार्बन ऑक्सोक्लोराइड अर्थात फास्जीन गैस है। कार्बन हाइपोक्लोराइड बोल सकते हो, अर्थात फास्जीन गैस है। यानी फास्जीन प्लस प्लस और क्या बना? और क्या बनेगा? HCl बनेगा, नहीं H2O है ना, पानी बनेगा, पानी पानी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रहा है, तो भाई HCl बनाओ या पानी बनाओ। लेकिन बनने की संभावना क्या होगी? यहां से क्लोरीन निकला, इसका मतलब क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा तो H के साथ रहेगा, HCl बनेगा। हाँ सही कहा आपने सर जी, HCl बनेगा, है ना? दिख नहीं रहा? चलो मैं नीचे लिख देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, चिंता नहीं करना है आपको, मैं हूं ना। प्लस के बाद क्या बनेगा? HCl बनेगा। हो गया। अब ये अभिक्रिया कैसी हुई है? तीव्र हुई है। क्या तीव्र हुआ है? क्या है? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, क्या बना? फास्जीन गैस बना और HCl गैस बना। ये क्रिया ऑटोमेटिक हुई तो काफी तेजी से हुई। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को क्या किया जाए? किसी की उपस्थिति कर दी जाए, क्या है? CHCl3, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, यहां अब की बार हम क्या रख देते हैं? एल्कोहल। कहोगे सर जी कहा है? अरे अल्कोहल वही जो पीते हैं यार, लेकिन कई प्रकार का अल्कोहल होता है, ये मत सोचना कि हाँ रम विस्की है ना, गुटखा जो भी है आपके पास, एथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। चले, हाँ सर चले आगे। देखो जब अल्कोहल को हमने मिला दिया तो उत्पाद तो वही बनेगा भाई, जाहिर सी बात है, उत्पाद तो वही बनेगा। क्या? ये कैपिटल हो रहेगा, इस बात को ध्यान देना, छोटा ओ मत लेना, होना कोबाल्ट हो जाएगा। COCl2 प्लस HCl, दिखा? हाँ सर दिख रहा। लेकिन यहां क्या होगा? ये मंद हो गया, ए भाई मंद हो गया, और जैसे मंद बुद्धि का हुआ वैसे हम बोल देंगे इसके कारण हुआ अल्कोहल के, और अल्कोहल के कारण जब हुआ तो ये बन गया क्या? ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या बन गया? ऋणात्मक उत्प्रेरक, और ये घटना ऋणात्मक उत्प्रेरक बन गई। यानी कि हमें एक चीज और समझ में आया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो फास्जीन गैस बनती है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। आप इसको लिख लेना, नाम लिखते रहना, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म सोडियम सल्फाइड, मैं बोलता हूं लिखते रहना, लिखते रहना भाई। हाँ मैं यहां लिखूंगा तो यार जगह कम बढ़ जाता है ना, बहुत ताजा घमंजा हो जाता है एक प्रकार से कहने का, और राइटिंग तो इतनी खतरनाक हमारी है, मक्खन की तरह लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा तो मक्खन मिल जाएगा तो ज्यादा बन जाएगा मक्खन। देखो नाम लिख लेना, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म फास्जीन गैस, वो क्या है? फास्जीन गैस। आया समझ में? आ गया? अगर आ गया तो फिर इसका अगला वर्गीकरण देखो क्या है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इतने एग्जाम्पल, इसमें 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, 5 दूनी 10 रिएक्शन लिखा है। 10 रिएक्शन में आपको जितने प्रकार से न्यूमेरिकल बन सकते हैं उतने प्रकार से न्यूमेरिकल बनाना। ये मत सोचना कि ये उत्प्रेरक में आया है तो ये और कहीं नहीं आ सकता है। अरे भाई कहीं भी आपके पेपर में आएगा, ये नहीं बताएगा कि उत्प्रेरक से हमने उठाया, नहीं, आपसे पूछ लेगा सिर्फ रिएक्शन। तो रिएक्शन जहां भी आए उसको समझने की कोशिश करो, और जिस तरह से आप सवाल उस पर बना सकते हो खुद बनाओ। जब खुद बनाओगे तब आगे चल पाओगे। चलो हो गया? क्योंकि युद्ध की तैयारी जब वो करता है ना तो पहले चाल बिछाता है, पहले प्लान बनाता है, और जब प्लान बना लेता है तो युद्ध में विजेता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से प्लान बना है ना। तो आप सवाल बनाइए अपने हिसाब से, ऑटोमेटिक उसका आंसर लिख ले जाओगे यार। हो गया? चले? यस सर आगे बढ़िए सर। ठीक जी सर चलते हैं। क्या हो गया? ज्यादा दब गया? 2 बार हमने दबा दिया यार, चलो कोई बात नहीं, आगे आओ आगे आओ आगे। अब हम क्या करते हैं? उत्प्रेरकों की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। क्या? उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण
करण। आप कहोगे सर जी ई कहाँ से आ गया? अभी तो हम इतने पढ़ते थे, ये एक बार उत्प्रेरक इसके आधार पर, एक बार उनके आधार पर, क्या बात है? कुछ नहीं बात है, सब पुरानी बात है ना? कुछ नहीं बात है, सब पुरानी बात है। चिंता तो नहीं करना है आपको, जब तक हम हैं तब तक। बाद में जब नहीं रहेंगे तो चिंता कर लेना, मुझे कोई परवाह नहीं। जब नहीं रहेंगे तो चिंता कर लेना। हाँ चलो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जी की जुबा पे सुनो। क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, अभी लाइन बना रहे। इसको भी दो वर्गों में हमने बांटा, इसका मतलब दो ही प्रकार का होता होगा, इसका मतलब दो ही प्रकार का होता होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक और है भैया, तीन प्रकार का। आप कहोगे सर जी तीन कहाँ, अभी तक हमने दो सुना था। सुना होगा तब आप बोलोगे दो, नहीं सुना होगा तो कुछ नहीं बोलोगे। तो कोई बात नहीं, आपके ना सुनने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी सुनने का समय है। 12 पास होने के बाद जब बोलोगे कि नहीं सुने ना, तो कूटे जाओगे कहीं ना कहीं। लेकिन नहीं, अरे भाई होता है, जब कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, कोई बच्चे को मिलता ही नहीं है, किसी को रास्ता ही नहीं मिलता, किसी को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है, किसी को गुरु ही नहीं मिलते हैं, इधर उधर भटकते रह जाते हैं। ठीक ठाक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो नहीं कहेंगे अपने आप में कि हम बहुत ठीक हैं, है ना? हम एक आम इंसान हैं जो अपने आप में सोचते हैं कि आपको अच्छा ही बताएं, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, अच्छा हो जाता है ईश्वर की कृपा से। हाँ, तो क्या कहा हमने? इसको हमने दो वर्गों में बांटा। आपने सुना होगा समांगी और विषमांगी। क्या? समांगी और विषमांगी सुना होगा ना? तो सुनो, लेकिन यहां समांगी विषमांगी के आगे एक और बता देंगे हम। क्या? तीसरा, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। आकार, आकार के हिसाब से, आकार के हिसाब से तो ध्यान देना कैसे उसको वर्गीकृत किया गया है, कैसे उसको समझा जाएगा, इस बात को ध्यान पूर्वक सुन लेना है ना, ध्यान पूर्वक सुन लेना है। ए भाई चलो कोई बात नहीं, पहले हम जिसको देखते हैं उसको चर्चा करते हैं। क्या? समांगी और विषमांगी आपने पढ़ा था। समांगी उत्प्रेरक, समांगी ये क्या लिख रहे हैं? समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा क्या है आपका? विषमांगी उत्प्रेरक। और तीसरा जो होगा वो आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे। विषमांगी मतलब स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण और आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक वहां होगा, जब उसको हम बांटेंगे और भी प्रकार से तब। विषमांगी उत्प्रेरक ये हो गया, यानी कि इस चीज को हमने देखा कि जो हमारे अवस्था के आधार पर होते हैं उत्प्रेरक, वो दो प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के, मुख्यतः बोलना दो प्रकार के, कितना? मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है समांगी उत्प्रेरक यानी होमोजीनियस कैटालिस्ट, और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट यानी कि विषमांगी उत्प्रेरक होता है। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। थ्योरी लिख दें? हाँ सर थ्योरी लिख दीजिए, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तभी तो मजा आएगा, है ना सर? थ्योरी लिखेंगे तभी तो मजा आएगा। जी सर, बिल्कुल सर, थ्योरी लिखी जाएगी। आ जाओ आ जाओ तुझे लेके चले। देखो क्या है हमारा समांगी उत्प्रेरक, क्या है यानी कि होमोजीनियस कैटलिस्ट। क्या है होमोजीनियस कैटलिस्ट? यानी ऐसे उत्प्रेरक जिनकी अवस्था अभिकारक की अवस्था के समान होती है। क्या? ऐसे उत्प्रेरक जिनकी अवस्था अभिकारक की अवस्था के समान होती है समांगी उत्प्रेरक कहलाती है, और इस घटना को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अवस्था की बात करा तो अवस्था से ही हम बताएंगे और कहीं से नहीं बताएंगे भाई, जिसके नाम से कहा उसी नाम से अर्थ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलत नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा, कोई साइंटिस्ट नहीं फेल कर सकता, आपको गलत नहीं कर सकता। तो क्या कहा हमने? समांगी उत्प्रेरक यानी ऐसा उत्प्रेरक, यहां से लिखा हमने क्या? ऐसा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जिसकी अवस्था अभिकारक की अवस्था के समान होती है, अभिकारक
के अवस्था के समान होती है, क्या समान होती है, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को, लो ये भी लिख दो भाई, कहीं उत्प्रेरण ना बोल दे, नहीं कहोगे सर जी उत्प्रेरक बता के गए हैं, यहाँ उत्प्रेरक लिखा है, नहीं वही चीज है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, कहाँ गया भैया, समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। हो गया। अगर इतनी बात हो गई तो फिर आगे चलें। हाँ सर, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। समांगी की बात विषमांगी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अवस्था की बात कर रहा, इसमें अवस्था डिफरेंट कर दो। विषमांगी है ना, हेट्रोजीनियस है, अवस्था अलग कर दो। तो अवस्था अलग कर दो तो इसकी डिफिनीशन आपको खुद लिखनी है। क्या, इसकी डिफिनीशन खुद लिखनी है। इसकी परिभाषा आपको, है ना, आपको लिखना है। मैं यहां लिख के बता देता हूं, आपको लिखना है, मैं आदेश दे रहा हूं। हो गया, लिख ले जाओगे? हाँ सर लिख लेना। पहले एक बार कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चलें, आगे चलें। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। बहुत आसान थ्योरी है, कुछ तो टफ है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो टॉपिक टफ ही नहीं है, केवल हमने सोच लिया था टफ है। उत्प्रेरण के अलग अलग भाग होते हैं, समांगी, विषमांगी और क्या बोलते हैं का, या धनात्मक, ऋणात्मक, स्वप्रेरित, प्रेरित, है ना। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आएगा वर्ड, है ना, वर्ड आकार उत्प्रेरण, बहुत कुछ उत्प्रेरण आएगा। चलो देखते हैं। समांगी विषमांगी, यहाँ उत्प्रेरक है, उत्प्रेरण को भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं। उत्प्रेरक, अगर यहाँ उत्प्रेरण लिखा है तो आप डिफिनीशन यहाँ तक लिखोगे नीचे तक, और अगर यहाँ उत्प्रेरक लिखा है तो आप सिर्फ डिफिनीशन यहाँ तक लिखोगे। इस बात को समझना, नहीं तो कहोगे सर जी हमारे क्वेश्चन में उत्प्रेरण आ रहा है और आप उत्प्रेरक पढ़ा रहे हैं। चिंता मत करना, सोचने की कोशिश करना, दोनों अर्थ बताएं, घटना जो होगी वो उत्प्रेरण हो जाएगी। आया, चलें आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें भाई, आगे चलें। कहाँ गए भाई, तुम कहाँ चले गए? चलो समांगी और विषमांगी के एग्जाम्पल अब लेते हैं हम, है ना। समांगी और विषमांगी के एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाँ सर एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। स्क्रीनशॉट हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया, तो फिर आगे चलते हैं। चलो अब मुझे एग्जाम्पल की बात करनी है। किसकी? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करनी है, और उस एग्जाम्पल में हमें दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। किसका? दोनों का लिखना है। इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक का नहीं लिखूंगा, दोनों का लिखूंगा। इधर क्या है? इधर क्या रहेगा? होमोजीनियस। इधर रहेगा समांगी, इधर रहेगा होमोजीनियस। कैटालिस्ट, और इधर रहेगा हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, यानी समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी क्या है, ध्यान से देखना। समांगी में हमने कहा, क्या कहा सर? इंग्लिश हिंदी लिख दीजिए सर। है क्या बात है? अरे ऐसे मत सोचना कि सर इंग्लिश में लिख दिए, एक तरफ पूरी तरफ हिंदी बता दे, इधर इंग्लिश लिख रहे हैं। ना ना ना, लिख देते हैं भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा गुरु, आपकी इच्छा का पालन होगा। चलिए, समांगी उत्प्रेरक। समांगी थोड़ा
हम भी सोचते हैं कुछ सीख लें, उत्प्रेरक, है ना, इंग्लिश लिख करके। आगे आगे क्या है, बिस्मांगी उत्प्रेरक। बिस्मांगी कौन सा सा रहेगा, पेट भरा हुआ सा रहेगा, हाँ सर ये वाला सा नहीं रहेगा, ये वाला सा। बिस्मांगी उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरण लिखा होता तब भी चिंता नहीं करना क्योंकि रिएक्शन है ना। बिस्मांगी उत्प्रेरण, चलो देखते हैं रिएक्शन क्या करेंगे। सबसे पहले समांगी में क्या कहा, अवस्था समान, यानी उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब तक समान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्या आपको सुनाई दे रहा अच्छे से? अगर सुनाई दे रहा है तो फिर आगे चलें। हाँ सर मुझे सुनाई दे रहा है तो आ जाओ। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनता ही है, लेकिन एक उत्प्रेरक आएगा उसी में। क्या आएगा, क्या आएगा, यदि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और हम यहाँ क्या मिलाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड की अवस्था की बात करें तो अलग अलग करेंगे, ध्यान देना। और यहाँ क्या आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आता है, ध्यान देना, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आता है। यानी कि सबकी अवस्था क्या है, सेम है। ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। अगर हमारे पास ये अभिकारक पूरा है, अभिकारक की अवस्था क्या, गैसीय अवस्था, तो जो हम उत्प्रेरक मिलाए हैं उसकी अवस्था भी क्या, गैसीय अवस्था में। और अगर इसकी अवस्था गैसीय अवस्था, उत्प्रेरक की अवस्था गैसीय अवस्था, अभिकारक की अवस्था गैसीय अवस्था, तो दोनों की अवस्था समान। और जब दोनों की अवस्था समान तो इस उत्प्रेरक को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक और इस अभिक्रिया को बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या, समांगी उत्प्रेरण। इस बात को समझ लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कोई देखेगा तो कहेगा सर जी यहाँ उत्प्रेरक लिखा है, उत्प्रेरण बता रहे हैं, है ना। नहीं, दोनों मैं बता रहा हूं, ये बना समांगी उत्प्रेरक और ये अभिक्रिया बनी समांगी उत्प्रेरण। हो गया, चलें आगे। हाँ सर अवस्था तो समान है सर, अच्छे से है, ठीक, बिल्कुल सब सही है। चलो आगे चलते हैं। अगला आपने बहुत पढ़ा होगा, क्या क्या, मेथिल एसीटेट या एथिल एसीटेट का नाम सुना होगा ना। अरे भाई सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे यार सुने हो, चिंता क्या कर रहे हो गया। यहां से आपने सुना होगा CH3 COOCH3, ये है मेथिल एसीटेट। इसकी क्रिया अगर जल के साथ करें, मतलब कि जल अपघटन करते हैं, तो क्या बनता है, क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, CH3COOH और प्लस करके क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। ये अब बात करते हैं इनकी अवस्था की। तो अवस्था की बात ऐसे होगी कि ये क्या है, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। अब यहां क्या होगा भैया, अब वहां क्या होगा, अब तो सोचने वाली बात आ गई। सर यहां क्या होगा, सर वहां क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अम्लीय माध्यम में बात की जाती है तो HCl रहेगा और HCl क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां जो अवस्था थी अभिकारक की और उत्प्रेरक की, दोनों की अवस्थाएं क्या है, समान है। और जब समान है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, समांगी उत्प्रेरक है और यह क्रिया क्या है, समांगी उत्प्रेरण है। क्या आपको समझ में आया? आया? और लिखें रिएक्शन, और लिखें कमेंट जल्दी से। यस सर आ गया सर, जी सर, फटाफट कमेंट करना, देरी नहीं करना है। यस सर आ गया, हाँ सर एक रिएक्शन और लिख देते हैं, ठीक, एक रिएक्शन हम और लिख देते हैं। आपने चीनी का नाम सुना होगा ना। कहोगे सर जी का मजाक कर रहे हैं, चीनी कौन नहीं सुना है ठीक, क्या है, सूत्र C12H22O11। इसका भी आप जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में, करते हैं ना। हाँ सर करते हैं, अम्लीय माध्यम में करते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिलाएंगे हम इसमें। क्या मिलाएंगे, H2SO4 मिलाएंगे, ध्यान से सुनना, H2SO4 मिलाएंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद भैया, मिलाने के बाद, तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ, मिलाने के बाद ये जब टूटेगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब भी सुक्रोज हमारा टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आपके दिमाग में एक सवाल और उठ गया, ये G है, ये F है, ये दोनों एक दूसरे के GF है, क्या यहीं से निकल के आते हैं।
ये आपका क्या चीनी है, सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है ना। अब ध्यान से देखना, ये सुक्रोज चीनी का घोल पानी के साथ मिला दिया हमने, दोनों की अवस्था क्या होगी, दोनों की अवस्था क्या होगी, सेम हो गई। मतलब ये भी लिक्विड है ना, और ये भी लिक्विड, और ये भी लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेरक भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, सब का सब लिक्विड। इसका मतलब सब एक समान अवस्था में है, तो समान अवस्था में है तो क्या हो गया, समांगी उत्प्रेरक हो गया, और ये घटना क्या होगी, समांगी उत्प्रेरण होगी। ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, इस बात को ध्यान देना। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज में एक सवाल आपके दिमाग में अगर उठ रहा तो अच्छी बात, नहीं उठ रहा तो मैं बताता हूं। सूत्र सर जी एक ही है, C6H12O6, C6H12O6 मतलब C6H12O6, यहां भी है वहां भी वही है। सर जी जब दोनों सेम है तो इनका नाम क्यों अलग रखे हो, इनका नाम क्यों अलग रखे हो। आपने जुड़वा बच्चों को देखा होगा, चेहरा सेम, सब कुछ सेम, नाम अलग, क्यों, रीजन कुछ होता है ना। हाँ कुछ रीजन होता है, तो ऐसे रीजन यहाँ भी है, ऐसे रीजन यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ रीजन है। अब ये जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एल्डोज का होता है, मतलब कहने का एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है उसमें, और जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोज का होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कीटो ग्रुप पाया जाता है। अब फिर सवाल बनता है, सर ये एल्डिहाइड क्या होता है, कीटो क्या होता है। तो इतने नादान नहीं हो, आईपीएससी पढ़े हो, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, देखे होंगे 12 में भी। एल्डिहाइड जो समूह होता है वो क्या होता है, CHO होता है, और कीटो जो समूह होता है वो CO होता है ना। अरे भाई इसको ऐसे देखा होगा, इसको एक रूप और देखा होगा, ऐसे करके, या तो ऐसे करके, और या फिर दूसरा रूप इनका विकराल रूप ऐसे देखा होगा, देखा होगा ना। हाँ सर देखे हैं, याद आ गया सर, याद आ गया, याद आ गया। नहीं याद आया तो देखना, मैं दिखाता हूं, यहां फिर से लिख लेना। ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है ना, और ये क्या है, कीटो, ये क्या है, कीटो, ये कीटो ग्रुप है, और वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड कहां पाया जाता है, ग्लूकोज में, और कीटो ग्रुप कहां पाया जाता है, फ्रक्टोज में। इन्हीं के कारण इनका नाम बदल गया है। जैसे दोनों भाई जुड़वा हैं, हम सकल सब कुछ हैं, लेकिन गुण अलग अलग हैं, एक तेज है एक स्लो है, तो भाई नाम अलग है, काम अलग है। तो ऐसे यहां भी है, नाम अलग है, इसका कारण कुछ है कि इनके बीच में क्या है, कुछ गुण अलग हैं, कुछ प्रॉपर्टी अलग है। इनमें ये पाया जाता है जी में, और यफ में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है यफ में। इसका मतलब सर आपने अच्छा किया बता दिया, मेरे दिमाग में सवाल नहीं उठ रहा था, सवाल तो उठ गया, सवाल उठेगा। हर बार मैं कहता हूं आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। लिखो, हो गया, हाँ इधर तो नहीं, इधर एग्जाम्पल हो गया, इधर एग्जाम्पल देते हैं, इधर एग्जाम्पल देते हैं, सवाल खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, मतलब कि अवस्था अलग हो। आपके दिमाग में तो आ गया होगा सर अवस्था अलग, अरे अवस्था अलग चिंता अलग, अवस्था अलग चिंता अलग। चलिए विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, आपको पता है कि अगर हम जल और ऑक्सीजन, किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के जल बनाते हैं, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लेकिन यहां क्या रखते हैं, प्लेटिनम। ये बताओ प्लेटिनम कैसा होता है, ठोस होगा कि द्रव होगा। अगर इसकी बात की जाए इन लोगों की, तो इन लोगों की क्या है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये क्या, सॉलिड है ना। इसका मतलब क्या दिखा सर जी, ये अभिकारक है, वो उत्प्रेरक है, दोनों की अवस्था अलग है। अगर अलग है तो विषमांगी उत्प्रेरक, और अब क्रिया क्या बन गई, विषमांगी उत्प्रेरण बन गई। आया समझ में। अगला रिएक्शन, समझ में आया तो कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर देना। सर आ गया, सर आ गया, ठीक है भाई, आ गया तो अच्छी बात है। चलो क्या है, सर आ गया सर समझ में। अच्छा अमोनिया आपने बनाया होगा, अमोनिया बनाया होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपने क्या मिलाया, आयरन मिलाया है ना, क्या बना, NH3 अमोनिया बना। संतुलित करना आपका काम है, हर बार करते रहना, इस बात को ध्यान देना, नहीं पता चलेगा संतुलित नहीं कर रहे हैं सर जी आप तो छोड़ दे रहे हैं।
मैं बोल रहा हूं इसलिए संतुलित आप करना करना करना, नहीं होगा तो बताना। और ये बताया गया है भाई, संतुलित करने का सीधा सीधा नियम है कि दोनों तरफ एलिमेंट को बराबर करना है, दोनों तरफ तत्व को बराबर करना है। तत्व को बराबर करने के लिए आपको आवश्यकता के अनुसार उसके आगे गुणा करना है, ना कि उसके पीछे। उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके मान में मतलब उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाए लेकिन सूत्र में परिवर्तन ना हो। जैसे अमोनिया, यही है ना, बैलेंस करने की बात की जाए तो नाइट्रोजन दो बार यहाँ लगा दो। अब 2 बार नाइट्रोजन हो गया, 2 बार नाइट्रोजन सही है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना 2 यहाँ 6, तो यहाँ 3 कर दो बस। यानी आगे हमेशा गुणा करेंगे, ये मत सोचना कि टांग में उसके गुणा कर दें, नहीं। यही चीज गलती करते हैं बच्चे, संतुलित करने के लिए टांग वाले नंबर बढ़ाते घटाते रहते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ टांग में कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 3, गलत हो जाता है। सूत्र जो बना वही रहे, केवल उसकी मात्रा बदले, बस। समझ में आया? अब यहां से हमारे पास ये भी क्या है, देखो ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये हमारा क्या, सॉलिड है ना? हाँ सर सॉलिड है। अब तो पता चला कि ये दोनों अलग अलग अवस्था में है, तो ये क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरक हो गया, और ये क्रिया क्या होगी, विषमांगी उत्प्रेरण होगी। क्लियर? अगर क्लियर तो फिर आगे चलें। यस सर, आ गया सर, बहुत आ गया। अब ज्यादा रहने दीजिए, ज्यादा रहने का है दे, नहीं रहने देंगे, है ना? चलो, अब आपने एक पढ़ा होगा कक्षा 11 में, नहीं तो फिर हम तो पढ़ाएंगे यहाँ, ओस्टवाल्ड विधि। जब पी ब्लॉक चलाएंगे तब वहां मिलेगा आपको, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए ओस्टवाल्ड विधि का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पहले क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना? आ जाओ, यानी अमोनिया की क्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में कर दिए। प्लेटिनम की उपस्थिति में हमने कराया, और जैसे कराया वैसे बना क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके बाद क्या बना, पानी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा गैस था। क्या? ये हमारा गैस था, ये भी हमारा गैस था, ये तो सॉलिड है हर हाल में। सॉलिड था अलग, यानी अभिकारक की अवस्था अलग थी, उत्प्रेरक की अवस्था अलग थी, दोनों की अवस्थाएं अलग है। और जब अलग है तो हम क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक, और ये क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण होगी। ये ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में क्या आता है, ये काम आता है। इसकी क्रिया हम उसके साथ फिर कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर जलीय माध्यम में करा देंगे तो बन जाता है नाइट्रिक अम्ल। ये पूरा प्रोसेस आगे बताएंगे, लेकिन ओस्टवाल्ड विधि में शुरुआत होता है, ये शुरुआती होती है ऐसे, है ना? हो गया? बताओ जल्दी से, आया समझ में? अगर आ गया समझ में तो आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। यस सर, सब कुछ आ गया सर, अब रहने दीजिए सर, थक गए सर, थक गए हो? थक गए हो, चलो भाई थक गए हो तो फिर आगे चलें। हाँ चलो, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे चलें। आगे चलने का मतलब है कि ये आपको हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अगले दिन, आज के लिए इतना ही। अगले दिन डिस्कस करेंगे हम। अगले दिन क्या करेंगे भाई, अगले दिन आपका उत्प्रेरण के अगला जो टॉपिक है क्या है, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण और आकारात्मक उत्प्रेरण, और उत्प्रेरण की क्रिया विधि और अधिशोषण, ये सब डिस्कस करेंगे अगले दिन। चलिए चलते हैं। एक बार कमेंट कर दो फटाक से कि अच्छे से आज का टॉपिक सर समझ में आ गया, पूरी तरह से समझ में आया सर। संतुलित करना आपका काम है, बैलेंस करना। आप सोचोगे सर जी इसको बैलेंस कैसे करें, चिंता मत करो, करने के लिए बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, है ना? चलो भाई, चलो चलो चलो। यहां अगर सपोज दैट आप 2 लगाते हो, 1 मिनट के लिए ऐसे लगाना, 2 लगाते हो, यहां 2 लगा देते हो, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 2 3 6 हो जाता है। अगर यहाँ 3 लगा देते हो तो 3 और 2 5, इसको 5 नहीं कर सकते, है ना? अर्थात 5 से गुणा कर दो, खट से लो, 5 से गुणा कर दो, 3 2 5, 5 से गुणा कर दिया। अब मैं बताता हूँ, फिर से बैलेंस करो। 5 दूनी 10, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 10 है। अब मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको साथ में बराबर करना है। अगर यहां 4 यहां 6, हाँ सही है, ध्यान से देखना। अगर मैं करूं यहां 4 कर दूं, यहां 4 कर दूं, 4 यहां भी कर दूं, 4 3 12, 6 दूनी 12,
हाइड्रोजन कितनी 12 बार, हाइड्रोजन 12 बार, नाइट्रोजन 4 बार, नाइट्रोजन 4 बार, ऑक्सीजन 10 बार, ऑक्सीजन 10 बार, 6 4 10, बैलेंस हो गया ना। ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो चिंता नहीं करना है। एक बार कमेंट यस सर अच्छे से आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ऐसे ही अगला सेशन भी और आने वाला सत्र भी आपको समझ में आएगा खूब अच्छे से। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। ओके, चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।